नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का स्वागत है साधना IAS के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। दोस्तों, छायावादी काव्य धारा का शिल्प पक्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। यानी आप देखेंगे कि कई परीक्षाओं में, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग IAS की परीक्षा दे रहे हों या राज्य स्तरीय परीक्षाएं दे रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं यह शिल्प पक्ष पूछा जाता है। यानी छायावाद की जब विशेषता करेंगे हम लोग, तो छायावादी विशेषताओं के, छायावादी काव्य धारा की प्रवृत्तियों के दो पक्ष पर आप चर्चा करते हैं। एक जिसे हम लोग भाव पक्ष कहते हैं, संवेदना पक्ष, और एक कला पक्ष। इसे ही हम लोग शिल्प पक्ष के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कोई भी धारा या कोई भी कविता या किसी धारा की रचना की जब विशेषता को आप लिखें तो उसके दो पक्षों पे बात करें। जो पहला पक्ष है वो भाव पक्ष है, जिसे आप अनुभूति पक्ष भी कहते हैं। इसे ही आप कथ्य भी कहते हैं। इसे ही आप संवेदना पक्ष भी कहते हैं। इसे ही आप प्रस्तुत विधान भी कहते हैं। किंतु इसका एक दूसरा पक्ष है। कोई भी रचना जो कुछ कहती है, रचनाकार की जो अनुभूति होती है, रचनाकार जो कुछ सोचता है, जो कुछ कहना चाहता है, अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए जिस कला का प्रयोग करता है, जिस भाषा का प्रयोग करता है, उसे ही अभिव्यक्ति पक्ष कहते हैं, उसे ही अप्रस्तुत विधान कहते हैं। वही है शिल्प पक्ष। इसका मतलब कि रचना का जो भाव है, जो संवेदना है, यानी रचना में कैसे भाव हैं, किन मुद्दों पे बात की गई, रचना या किसी काव्य धारा की रचनाएं किन मुद्दों की चर्चा करती हैं। जैसे यदि छायावाद की बात करें तो छायावादी साहित्य का जो भाव पक्ष है, उसकी जो अनुभूतियां हैं, उसमें आप देखेंगे नवजागरण परक चेतना है। यदि बात करें छायावादी काव्य धारा की अनुभूतियों पर, संवेदना या कथ्य पर बात करें, तो दोस्तों उसमें आप देखेंगे नवजागरण परक चेतना है। आप उसमें देखेंगे व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद यानी मैं शैली, वैयक्तिकता, अभिव्यक्ति की मैं शैली। यदि आप उसमें देखेंगे तो नारी चेतना है। यदि आप उसमें देखेंगे तो प्रकृति चेतना है। यदि आप उसमें देखेंगे तो वेदनावाद है, पीड़ावाद है। आप देखें तो उसमें अतिशय कल्पनाशीलता है। यदि आप विचार करें उसमें तो रहस्यात्मकता है। यदि आप देखें छायावादी काव्य धारा की अनुभूतियों को, भाव पक्ष को, तो दोस्तों उसमें राष्ट्रीय जागरण है, सामंती रूढ़ियों का भी विरोध है और औपनिवेशिक बंधनों का भी विरोध है। इसलिए छायावादी कविता बंधन विरोधी कविता है। याद रखिए, इसमें मुक्ति से छटपटाहट की बात, मुक्ति के लिए छटपटाहट की बात की गई है। यानी एक तरफ हम औपनिवेशिक पराधीनता के शिकार थे, जिसके लिए नवजागरण परक चेतना आई इस धारा में,
और दूसरी तरफ हम सामंती जड़ताओं के शिकार थे। उसके विरोध में व्यक्तिवाद, मय शैली, अभिव्यक्ति की मय शैली या स्वच्छंदतावाद आया। तो अगर इस काव्य धारा की ये संवेदनागत विशेषताएं हैं, यही भाव पक्ष के अंतर्गत हैं, यही अनुभूतियां हैं, इन्हें ही आप प्रस्तुत विधान कह लें, तो दोस्तों यह याद रखिए कि इस रचना का शिल्प पक्ष भी कुछ ऐसा ही है। कह सकते हैं कि रचना न केवल भाव के स्तर पर बंधन विरोधी है, बल्कि कला और शिल्प भाषा के स्तर पर भी बंधन विरोधी है। छायावादी कविता में बंधन विरोध का सबसे पहला स्वर आप सुन सकते हैं, छंदों के बंधन का टूट जाना। पंत जी लिखते हैं, खुल गए छंद के बंध और प्रास के रजत पाश, अब वाणी हुई मुक्त और कविता आयास। यानी पहले के जो अलंकार थे, उन अलंकारिक बंधनों को भी यहाँ कमजोर देखा गया, ऐसे बंधन भी टूट गए। अनुप्रास जैसे अलंकार, पारंपरिक अलंकारों के लिए कोई जगह नहीं रह गई, बल्कि छायावादी काव्य में आप देखें तो पश्चिमी अलंकार घुस रहे थे, जैसे मानवीकरण, जैसे विशेषण विपर्य। हाँ, निर्जीव प्रकृति को भी सजीव मानव रूप में देखने की यहाँ कोशिश की गई। यहाँ संध्या भी सुंदरी की तरह, परी की तरह धीरे धीरे चलने वाली है। समझिए, पक्षियों का उड़ना, बादलों का संघनित होना, झरने का बहना, सब में जैसे जीवन को तलाशने की कोशिश की गई। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। या फिर दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। तो समझिए, अलंकारों के बंधन भी कट गए, खुल गए, और अब नए नए अलंकार जुड़ने लग गए। खुल गए छंद के बंद, छंदों के बंधन भी कमजोर हुए। दोस्तों, एक एक बात को समझिए, बहुत आसान है, कठिन नहीं है मामला। देखिए, जो छायावादी शिल्प पक्ष है, जरा उस पर विचार करें कि आप देखिएगा कि छंद के बंधन भी कमजोर हो गए। हिंदी साहित्य में पहले से जो छंद चले आ रहे थे, यदि उन्हें देखा जाए तो वार्णिक और मात्रिक छंदों के रूप में कविता छंदबद्ध थी। द्विवेदी युग तक कविताओं में छंदों का बंधन देखा जा सकता है, परंतु छायावाद से छंद के बंधन कमजोर हुए, मुक्त छंद आए। छंदों में गति यति का ध्यान नहीं रखा गया। लय और तुक तो थे, लेकिन प्रवाह कब तक चलेगा, कहाँ विराम होगा, इसका ध्यान नहीं रखा गया। छंदों का अनुशासन कमजोर पड़ा। छायावादी रचनाकारों में निराला सबसे प्रखर रचनाकार थे। निराला की रचनाओं में देखें तो राम की शक्ति पूजा आदि ऐसी कविताएं हैं जहां दो पंक्तियों में छंद नहीं लगे हैं या बंधन नहीं है। आप देखिए तो राम की शक्ति पूजा में 18 पंक्तियों के बाद एक विराम है। मानो कविता प्रवाह से जुड़ गई है, मानो छंद मुक्त हो गए हों, बंधन टूट गए हों। इसीलिए लोगों ने कहा कि छायावादी रचनाएं मुक्त छंद की रचनाएं हैं, ये रबर छंद है या केंचुआ छंद है। जैसे गद्य में अनुच्छेद लिखते हैं, मानो
कविता या पद्य में भी ये अनुच्छेदी पंक्तियां हैं, पद्यानुच्छेदी पंक्तियां, पद्य प्रवाही पंक्तियां, जब तक मन करे छंद को खींच डाला। इसलिए कविता दोस्तों मुक्त छंद की हुई। देखिए हम लोग शिल्प पक्ष कर रहे हैं, कोई भी कविता क्या कहती है उसे भाव पक्ष कहते हैं, कविता कैसे कहती है उसे कला पक्ष कहते हैं। और कला में भाषा, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियाँ और किन शैली प्रबंध की है रचना या मुक्तक शैली की रचना है, महाकाव्यात्मक है, खंड काव्यात्मक है। तो हम देखते हैं कि छायावादी रचनाओं में छंदों के बंधन कमजोर हुए। पुराने अलंकारों की जगह कुछ पश्चिमी अलंकार भर गए। दोस्तों शुक्ल जी कहते हैं छायावादी शिल्प पर कि छायावादी रचनाएं विषय वस्तु की दृष्टि से रहस्यात्मक हैं और शैली की दृष्टि से लाक्षणिक हैं। आप समझिए, जब कोई बात सीधे न कह के लक्षण के माध्यम से कही जाए, लक्षणाशक्ति, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी होगी? भारत गुलाम था। छायावादी साहित्य की यदि काल सीमा देखें तो 1920 से 1936, पंत की आरंभिक रचनाओं को जोड़ दें तो 1918 से 1936। तो छायावादी रचनाएं 1920 से 1936 तक लिखी गई। भारत पराधीन था। अंग्रेजी यातना और उनके द्वारा किए गए निर्मम शोषण के आगे भारतीय जनता बेबस थी, विकल थी, व्याकुल थी, यूं कहें कि लाचार थी। ऐसे में जनता में सीधे सीधे विरोध करने की क्षमता नहीं थी और साहित्यकारों में भी अपनी बात कहने की ताकत नहीं थी। दोस्तों यही वजह है कि छायावादी रचनाएं लाक्षणिक शैली में लिखी गई। जाहिर सी बात है छायावाद में कल्पनाशीलता है। छायावादी रचनाकारों ने कल्पना की। जब भी कोई वस्तु यथार्थ में नहीं मिलती तो व्यक्ति उसकी कल्पना कर लेता है। व्यक्ति मन का कल्पनाशील होना स्वाभाविक है। छायावादी रचनाकार भी कल्पनाओं में डूबते हैं क्योंकि यथार्थ में मुक्ति नहीं थी। ना तो राष्ट्र की मुक्ति मिली थी और ना ही सामंती बंधनों से, जड़ताओं से मुक्ति। इसलिए छायावादी कविताएं कल्पनाशील रही हैं, इनमें कल्पनाशीलता है। तो याद रखिए कि कल्पना में यदि हम आज़ादी या स्वाधीनता तलाश रहे थे, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता भी तलाश रहे थे, किंतु वास्तव में आज़ादी नहीं थी। इसलिए कल्पना में ये आज़ादी तलाश रहे थे। अंग्रेजी सत्ता निर्मम थी, शोषण और यातना की तस्वीरें अत्यंत क्रूर थीं। उन निर्मम अंग्रेजों के खिलाफ हम अपनी बात सीधे शब्दों में, अभिधात्मक शब्दों में नहीं कह सकते थे। अभिधा यानी सीधे शब्द। इसलिए हमें लाक्षणिकता का सहारा लेना पड़ा। छायावादी रचनाकारों ने भी लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया और इसीलिए कहना पड़ा, शेरों के माद में आया आज सियार, जागो फिर एक बार। ये छायावादी रचनाकार जगा रहे थे जनता को, नव जागरण परक चेतना। शुक्ल जी की माने तो छायावाद तृतीय उत्थान की कविता है। आप ऐसे भी देखें तो छायावादी साहित्य में नवजागरण परक चेतना का प्रौढ़ रूप देखा गया, सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति देखी गई। डॉक्टर नामवर सिंह जैसे आलोचक लिखते हैं कि छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। और शांति प्रसाद द्विवेदी की बात यदि करें तो छायावाद गांधीवाद की अभिव्यक्ति है।
जिस प्रकार गांधी राम राज का सपना देख रहे थे, उसी प्रकार छायावादी कवि भी स्वाधीनता का सपना देख रहे थे, किंतु सपना यथार्थ नहीं था। इसलिए कल्पना की बात आई, और व्यक्ति जब कल्पना में होता है, उसका सपना टूटता है, तो जाहिर सी बात है कि वह पीड़ा में डूबता है, वेदना में डूबता है। इसलिए छायावादी कविताओं में वेदनावाद है, पीड़ावाद है। जितने भी रचनाकार प्रसाद से लेकर के निराला तक और पंत से लेकर महादेवी वर्मा तक, सब में आप ये वेदना, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा, निराला जी लिखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तुझ में ढूंढूंगी मैं पीड़ा का भाव था। मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी जन भाई। दुख की पीड़ा पड़ी हृदय में, झट वेदना बन उमड़ आई। तो छायावादी रचनाओं में वेदना का कारण यही है कि यथार्थ में आज़ादी नहीं मिली थी, स्वाधीनता कल्पनाशीलता में तलाश रहे थे। निर्मम अंग्रेजों से हम अपनी अभिव्यक्ति सपाट तौर पर नहीं कर सकते थे। काले पानी की सज़ा थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। यही वजह है कि छायावादी रचनाकारों ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया। हर रात के बाद सुबह होती है, और उस सुबह को ही छायावादी रचनाकारों ने स्वाधीनता का प्रतीक बना दिया। रात को पराधीनता का। इसलिए आप देखिए निराला प्रसाद पंत की कविताएं, रवि हुआ अस्त, बीती विभावरी जागरी, जागो फिर एक बार, जनता को जगाने की कोशिश, नव जागरण परक चेतना, पराधीनता से मुक्ति दिलाने की कोशिश, लेकिन बातें लाक्षणिक शैली में, ताकि लोग समझें कि ये रात और सुबह की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों को इन कवियों के भाव अच्छी तरह न समझ में आ सकें, इसलिए लाक्षणिकता का प्रयोग था। सामंती जड़ताएं भी थीं, इसलिए उन जड़ताओं के विरोध में भी लाक्षणिक शैली आई। तो दोस्तों, सबसे पहले छंदों के बंधन कमजोर हुए, मुक्त छंद की कविता आई। दूसरी बात, पारंपरिक अलंकारों की जगह पश्चिमी अलंकार आए, जैसे मानवीकरण, विशेषण विपर्यय। विशेषण विपर्यय अलंकार क्या होता है? जब भाव जिस वस्तु से जुड़े हों उसकी जगह भाव बदल जाए। कैसे? मुंह का काम है बोलना और कान का काम है सुनना। समझिए, दिल का काम है धड़कना, आँखों का काम है देखना। लेकिन कोई कहे ये दिल सुन रहा है धड़कनों की जुबान, मुंह बोलता है भाई, धड़कनें नहीं बोलती। तो इस गाने में देखिए विशेषण विपर्यय है। ये आंखें बोलती हैं, ये विशेषण विपर्यय है। मुंह बोलता, आंखें नहीं। कान सुनता है, लेकिन गीत में है ये दिल सुन रहा है धड़कनों की जुबान। तो जरा समझिए, अब यदि छायावादी रचनाकार लिखते हैं वेदना के सुरीले हाथों से, वेदना के हाथ होते हैं क्या? और वेदना अगर है तो क्या वह सुर में है? बिल्कुल नहीं। बच्चों के तुतलाते भय, भाई मुंह तुतलाते हैं, भय कैसे तुतला हो सकता है? इस करुणा कलित हृदय में है विकल रागिनी बजती। भाई रात कहीं बजती है, झिंगुर बोलते हैं, लेकिन विकल रागिनी, रात को विकल दर्शाना, उसका बजना दर्शाना। समझिए, क्यों हाहाकार स्वरों में असीम वेदना गरजती। अब जरा समझिए, वेदना गरजती भी नहीं है। तो ये विशेषण विपर्यय अलंकार है दोस्तों।
भाव वस्तु से ना मैच खाए, यानी जिस वस्तु का कार्य व्यापार है उसकी जगह किसी और वस्तु से उसे जोड़ देना। पाँव का काम चलना है, लेकिन कोई कहे कि मेरी आंखें चलती हैं, तो ये है विशेषण विपर्य। दोस्तों, तो हमने देखा कि कैसे छायावादी कविता में लाक्षणिकता आई, क्यों आई, क्यों छायावादी कविता में मुक्त छंद है, क्यों छायावादी कविता में नए अलंकार हैं, मानवीकरण, विशेषण विपर्य। यदि बात करें तो छायावादी कविता की भाषा तत्समनिष्ठ है। तत्समनिष्ठ भाषा का क्या मतलब है? नवजागरण परक चेतना अतीत से प्रेरित रही है। कहाँ से प्रेरित रही है? जाहिर सी बात है कि अतीत से प्रेरणा को ही हम सांस्कृतिक जागरण या पुनरुत्थानवाद के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारी अतीत की भाषा भी तत्समनिष्ठ रही है। इसलिए छायावाद में आप देखेंगे कि भाषा तत्समनिष्ठ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि रचनाकारों ने पूरी तरह तत्समनिष्ठ भाषा का ही प्रयोग किया। यदि बात करें हम लोग निराला वगैरह की कविताओं में, तो आप देखेंगे कि निराला की कविताओं में तत्समनिष्ठ भाषा की जगह देशज शब्द भी हैं, तद्भव शब्द भी हैं तत्समनिष्ठ शब्दों के साथ साथ। इसीलिए निराला के विषय में कहा गया कि निराला शब्दों की जाति और उसके गोत्र का उसका ध्यान नहीं करते थे, यानी आवश्यकता पड़ने पर कभी तत्सम, कभी तद्भव, कभी देशज, कभी विदेशज। कैसे है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। देखिए, पूरी पंक्ति तत्सम है लेकिन उगलता देशज शब्द है। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। पीछे अप्रतिहत गरज रहा अंबुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। इन 4-5 पंक्तियों में देखेंगे तो मशाल विदेशज शब्द है, उगलता देशज शब्द है और बाकी तत्सम शब्द, और चाल की जगह चार ये तद्भव शब्द। इसीलिए आप कहें कि यूँ तो छायावादी साहित्य की भाषा तत्समनिष्ठ है, लेकिन उसमें देशज शब्द भी हैं, तद्भव भी हैं, जरूरत पड़ने पर विदेशज शब्द भी हैं। दोस्तों, छायावादी शिल्प यानी छायावादी काव्य धारा की जो शिल्पगत विशेषताएं हैं, उसका जो कला पक्ष है, उसमें आप बिंबों और प्रतीकों की भी चर्चा करें। दोस्तों, बिंब कहती हैं जो कविता को इंद्रिय ग्राही बना दे। बिंब का काम अमूर्त विषयों को मूर्त बनाना। ऐसे तो बिंब के 5 भेद होते हैं, क्योंकि बिंब का काम इंद्रिय ग्राही बनाना, अमूर्त भावों को इंद्रिय से जोड़ना। इसीलिए बिंब के 5 भेद, इंद्रियों के 5 भेद हैं। चाक्षुष बिंब, आँखों से देखें, श्रव्य बिंब, कान से सुने, स्पर्श बिंब, त्वचा से छू कर देखें, घ्राण बिंब, नाक से सूंघ कर देखें, और स्वाद बिंब, जिसका हम टेस्ट ले सकें। छायावादी कविताओं में ये बिंब तो हैं, साथ ही विराट बिंबों का भी प्रयोग देख सकते हैं। निराला, जयशंकर प्रसाद, इनकी कविताओं की खासियत है कि ये सूक्ष्म और विराट दोनों बिंबों का प्रयोग करते हैं। निराला राम की शक्ति पूजा में पार्वती का जब बिंब गढ़ते हैं तो पूरी प्रकृति को ही पार्वती बना देते हैं। इसीलिए उन्होंने पार्वती का विराट बिंब में रूपांतरण किया। आप देखेंगे कि पर्वत को ही पार्वती की देह बना देते हैं, आकाश को ही पार्वती का मस्तक बना देते हैं, 10 दिशाओं को शक्ति दुर्गा या पार्वती की 10 भुजाएं बना देते हैं, सागर को ही उनकी सवारी सिंह या पैर बना देते हैं। प्रकृति की 5 शक्तियों को पार्वती के रूप में देख लेना, कह सकते हैं
कि प्रकृति का ही पार्वती चित्रण करते हैं या पार्वती का विराट बिंब में रूपांतरण करती हैं। दोस्तों, प्रतीकों की भी आवश्यकता पड़ी छायावाद में, जैसा कि अभी हमने देखा कि छायावादी कविताएं, उन पर अभिव्यक्ति के लिए सेंसरशिप लगा था। लाक्षणिक शैली की कविताएं थीं, रचनाकार अपनी बात कहने में समर्थ नहीं थे। इसलिए अगर आप देखें तो प्रतीकों का भी सहारा लिया गया। निराला, जयशंकर प्रसाद, इन सब की कविताएं प्रतीकात्मक हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी में मनु मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि का। और तब यह माना गया कि मन के दो हिस्से हैं, हृदय और बुद्धि। समझिए, भावना और बौद्धिकता। मन तभी समग्र या संतुलित होगा जब हृदय, भावना और बुद्धि में संतुलन हो। मनु तभी समरसता प्राप्त करते हैं जब श्रद्धा और ईड़ा दोनों का सामंजस्य बैठाते हैं। ऐसे ही आप निराला की कविता में भी देखें, राम की शक्ति पूजा में, तो वहाँ भी प्रतीकों का सहारा लिया गया है। कह सकती हैं आप कि राम की शक्ति पूजा में राम राष्ट्रीय जनता के प्रतीक हैं, सीता भारत की अपहृत या खोई हुई स्वतंत्रता का परिचायक हैं और रावण अंग्रेजों का प्रतीक है जिसने हमारी स्वतंत्रता का हरण किया है। दोस्तों, तो जब भी आप छायावादी काव्य धारा के शिल्प पर बात करें तो मुक्त छंद की चर्चा करें, तत्समनिष्ठ भाषा की चर्चा करें, पश्चिमी अलंकारों के प्रयोग की चर्चा करें, लाक्षणिकता की बात करें, बिंबों प्रतीकों की बात करें और साथ में यह भी बताएं कि कविता ध्वन्यात्मक रही है। छायावाद में भी नाद सौंदर्य है। शुक्ल जी कहते थे कि कविता में यदि ध्वन्यात्मकता हो, नाद सौंदर्य हो, तो उसे गुनगुनाया जा सकता है और इसकी वजह से कविता की उम्र बढ़ती है, कविता दीर्घायु होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो छायावादी रचनाएं हैं वह ध्वन्यात्मकता है क्या? किसी भी वस्तु से निकलने वाली ध्वनि को ही काव्यात्मक रूप दे देना। कैसे? घड़ी बजती है तो कविता लिख दिया, टिक 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 लेट मी स्पीक। रेलगाड़ी का चलना, छुक छुक छुक। जैसे चूड़ी बजी है कहीं दूर, खन खन। पायली रुंझुन रुंझुन, झांझरी झुनमुन झुनमुन। कोयलिया बोले कहीं कूकू। कई ऐसे गाने हैं आप सुने होंगे। तो ये ध्वन्यात्मकता है। अब कविता में भी कंकण क्वणित रणित नुपुर ध्वनि, कंगन क्वण क्वण की ध्वनि निकालते हैं और पायल जो हैं वो रुंझुन रुंझुन ध्वनि निकालती है। तो छायावादी कविता में ध्वन्यात्मकता भी है। इन बातों को लिखकर आप एक बात और लिखें कि छायावादी कविताएं लंबी कथात्मक कविताएं हैं, प्रबंध शैली की नहीं हैं, मुक्तक शैली की ही हैं, लेकिन ये कुछ लंबी भी हैं, कुछ छोटी भी हैं। अंततः इनमें राष्ट्रीय जागरण के लिए कहीं न कहीं अतीत की कोई छोटी कथा भी ली गई है, लेकिन कविता प्रबंधात्मक नहीं है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि छायावादी काव्य धारा का शिल्प पक्ष आप समझ पाए। इसमें 7 बातें लिखिएगा। पहली बात कि कविता मुक्त छंद की है। दूसरी बात, इसमें पश्चिमी अलंकार आए, मानवीकरण, विशेषणकरण, विपर्यय। तीसरी बात कि कविता में तत्समनिष्ठ भाषा का प्रयोग है। चौथी बात यदि आप लिखें कि कविता में लाक्षणिकता है। पांचवी बात यदि आप लिखने की कोशिश करें कि इसमें बिंबों प्रतीकों का प्रयोग है। फिर बात करें इसमें ध्वन्यात्मकता का प्रतीक है। कुल मिलाकर कविता बंधनों से मुक्ति के लिए छटपटाहट की कविता है। बंधन विरोधी इसका स्वर है, न केवल भाव के स्तर पर बल्कि कला के स्तर पर भी।
समझ में आई बातें दोस्तों? तो अगले वीडियो तक बने रहें। नमस्ते दोस्तों। ऑनलाइन क्लास में हर बात को ऐसे ही विस्तार से समझेंगे हम लोग, जिसे आप लोग देख रहे हैं मोबीशाला ऐप पर, और जिसका कोचिंग कोड है SADH 9090।